चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो बच्चे अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो बच्चे हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम रोटेशनल मोशन के वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिसके नीट और जेडबलई में आने के सबसे ज्यादा चांस हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इन न्यूमेरिकल्स को मैं इस टाइप से कराऊंगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका रोटेशनल पूरा चैप्टर मैं यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है बच्चों, है ना। चलिए तो आप सबसे पहले हम कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पता है ना, आपको ये वाला बटन दबाना है, यहाँ पे देखिए जैसे आप ये दबाएंगे ना तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो आज हम करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये वो न्यूमेरिकल्स है जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे या इसी टाइप के आएंगे, है ना। और अगर हो सके तो एक लेक्चर में खत्म करेंगे और अगर एक लेक्चर में खत्म नहीं होंगे तो 2 लेक्चर में करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन मैं आराम से समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी क्या हो जाए बच्चों, रिवाइज हो जाए, है ना। और इन न्यूमेरिकल्स के आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। अब आप 2 सेकंड मुझे दीजिए बस, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों थोड़ा सा डिले हो रहा है उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि बच्चों ये फर्स्ट टाइम था, हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। बस एक बार अब सिचुएशन हैंडल हो चुकी है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं बस, ठीक है। 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर चुके रहेंगे अपन। चलिए बच्चों तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलिए बच्चों तो सबसे पहला आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से देखिए क्या है, और अगर आप वहां नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पढ़ के भी बता दे रहा हूं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे देखिए सबसे पहले, हाँ और एक चीज और याद रखिए, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें आपको फिगर नहीं मिलेंगे, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में फिगर है जो कि मैं बोर्ड पे बना दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास कितना है बच्चों, m है और रेडियस r है। इसमें से हमने क्या किया, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड, है ना। r/2 की एक डिस्क को हमने इसमें से रिमूव किया है एज सोन इन फिगर। मतलब इस टाइप से देखो, ए हो गई हमारी एक डिस्क हो गई, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, हमने इसमें से एक छोटी डिस्क r/2 रेडियस की ए, इसको हमने इसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है। ये बड़ी वाली डिस्क का सेंटर है, छोटी वाली डिस्क का सेंटर O1 पे मान लेते हैं ना। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, r/2, और इसकी रेडियस कितनी है r। हमने इसको रिमूव कर दिया बच्चों। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस प्रकार से फिगर है उसका, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो रिमेनिंग डिस्क है जो कि ये बची हुई है, इसका अपन को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और दूसरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस का ओर निकालना है, about an axis which is passing through O and perpendicular to the plane of the disk, ठीक है। समझ गए बच्चों। चलो तो करते हैं। तो देखो बच्चों पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर पूरी डिस्क होती तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता बच्चों, यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। लेकिन हमने जब इसमें से पोर्शन रिमूव कर दिया तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं। तो क्या ऊपर शिफ्ट होगा, क्या नीचे शिफ्ट होगा, तो y एक्सिस में अपना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जितना मास आपने ऊपर से निकाला उतना ही मास नीचे से निकाला, तो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो हमारा इसी लाइन पे रहेगा। पहली चीज मतलब ये सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अगर ये मूव करेगा तो लेफ्ट और राइट मूव करेगा। अब मुझे ये बताइए लेफ्ट मूव करेगा कि राइट मूव करेगा बच्चों। सबसे पहले तो सबसे पहले ये मूव यहां कर जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इस पोर्शन को कट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन ये बचेगा आपका। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो मैक्सिमम मास इस एक्सिस के इस तरफ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, इस तरफ होगा। तो हमने माना कि जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास
O2 पर है, तो हमको एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है भैया कि x क्या होगा, मतलब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस O के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और कितना शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, O से x। अब हमको वी हैव टू फाइंड दिस x। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं अपन को कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस है, क्या है, दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, और इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे है मान के चलो, ठीक है बच्चों, और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस m1 से मान के चलो x1 है और यहां से मान के चलो x2 है। तो एक फैक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि m1 x1 बराबर m2 x2 होता है, ऐसा होता है, आपको इसको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। कैसे बना पाएंगे देखते हैं। तो अपन को याद रखना है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल है, दो पॉइंट मासेस है और वो ऐसे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द एक्स एक्सिस रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है तो मान चलो m1 से दूरी x1 है और m2 से दूरी सेंटर ऑफ मास की x2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ऐसा होता है, ये मैथमेटिकली प्रूव है, फिजिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि आपने जैसे मान के चलिए हमारे पास पूरी डिस्क थी, तो इसका मास कितना था, r रेडियस की डिस्क थी बच्चों, तो इसका मास कितना था, इसका मास m था, हमें दिया गया था। अब मान के चलो अपन ने इसमें से इतना पोर्शन निकाल लिया है ना, r/2 रेडियस का एक डिस्क निकाल लिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने जो इसको निकाला इसका मास कितना होगा। अगर इस r रेडियस का मास m है तो बताओ r/2 रेडियस वही डिस्क है ना, उसी यूनिफॉर्म डिस्क से हमने इस पोर्शन को निकाला हुआ, तो इसका मास कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे कि पाई r स्क्वायर, अगर एरिया है तो मास कितना है m, हमें कितने एरिया का मास निकालना है, हमें निकालना है पाई r/2 एरिया, r/2 का स्क्वायर, इतने एरिया का मास निकालना है बच्चों, तो इतने एरिया का मास होगा m/4। क्या होगा बच्चों, m/4। और सोचो अगर स्फीयर होता, अगर स्फीयर होता और r रेडियस के स्फीयर का मास m होता, तो r/2 रेडियस के स्फीयर का मास कितना होता बच्चों। वहां पे अपन मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि 4/3 पाई r क्यूब का मास अगर m है तो 4/3 इंटू पाई इंटू r/2 का क्यूब का मास कितना होगा, m/8 होगा। तो वहां पे मास अगर स्फीयर होता तो इसका मास m/8 होता, और अगर ये डिस्क है, टू डायमेंशनल बॉडी है, तो इसका जो मास होगा वो m/4 होगा। पहली चीज क्लियर हो गई। तो हमने जो पोर्शन रिमूव किया है इसका मास कितना है, m/4 है। कब है, जब r रेडियस का मास अगर m है तो r/2 रेडियस की जो डिस्क है जो उसी बड़ी वाली डिस्क से बनी हुई है, तो उसका मास कितना होगा बच्चों, m/4 होगा। इतना क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, देखो मेरी बात समझना अच्छे से, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अपन क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसको भी एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे, देखो अपन क्या करेंगे, इसका मास कितना है बच्चों, m/4, तो m/4 को इस डिस्क का मास m/4 है जो हमने रिमूव किया है, और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहां होगा बच्चों, O1 पे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन जिसका मास कितना है बच्चों, 3m/4 है, इसका सेंटर ऑफ मास हमने कहा माना है कि यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। लो भैया ये x दूरी पर है। अब बच्चों मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी आएगी, ये x हो गई, और ये अपना O पॉइंट है ना, ये O2 ले लो, दिस इज O2। तो अब मुझे ये बताओ आप कि यहां से दूरी कितनी होगी, यहां से दूरी कितनी होगी, r/2 होगी कि नहीं होगी बच्चों। अब देखो ये वाला चीज और ये वाली चीज सेम है कि नहीं। अगर हम इन दोनों मास पार्टिकल को मिला दें तो हमें एक पूरी डिस्क मिल जाएगी, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर हम इन दोनों मास को मिला देंगे तो पूरी डिस्क मिल जाएगी, तो सेंटर मास O पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अब हमारे पास दो पार्टिकल है, मास पार्टिकल है, एक O से इतनी दूरी पर है, दूसरा इतनी दूरी पर, और ये जो O है ये इन दोनों का क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास है। ये वो क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2, तो x तुरंत निकल जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 3m/4 इंटू x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m/4 इंटू r/2, यहां से x निकल जाएगा और इसको आप सॉल्व करो तो x आएगा r/6, तो आंसर है r/6। मतलब रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो O से r/6 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब O2 पर हमारा रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा। और O2 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द O क्या है, पूरी डिस्क का सेंटर है, O से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, r/6 आएगा। ठीक है, चलो आप लोग को क्लियर हो रहा है। दीपाली बच्चे गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो ये क्लियर हो गया, चलो देख लो इसको, मैं फिर से समझा दे रहा हूं।
मैंने क्या बोला है, अपन बहुत आराम से करेंगे, भले अपन को जितना टाइम लगना है लगने दो, है ना। चलो, और पहली बार हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। चलो, आपको समझ में आ गया क्या करना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जिस पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं उसका मास निकालेंगे। अगर पूरे का मास m है तो आपने r/2 रेडियस को अगर इसमें से रिमूव किया, r/2 रेडियस के डिस्क को रिमूव किया, तो पहले इसका मास निकालेंगे, इसका मास m/4 आया। और इस जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास, उसको एक पॉइंट मास बना के उसके सेंटर मास पे रख देंगे, जो कि हमने रख दिया O1 पे। और जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मास कितना हो जाएगा, अगर टोटल m था उसमें से m/4 को रिमूव कर लिया तो बचा हुआ मास कितना होगा बच्चों, 3m/4, 3m/4। अच्छा, ये 3m/4 अपने सेंटर मास पे रखा हुआ है जिसका आपको निकालना है, मतलब यहाँ से x दूरी पर रखा हुआ है। और हमें पता है हम दोनों पार्टिकल को मिला दे तो सेंटर मास कहाँ पे होता है, O पे। मतलब हमें दो पार्टिकल दिए गए हैं और हमें उन दोनों पार्टिकल के सेंटर मास की पोजीशन पता है, मतलब ये वाली कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन अगर है तो मैंने आपको बताया कि आप क्या लिख सकते हैं, m1x1 बराबर m2x2 लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप ऐसे सॉल्व कीजिए। एक और फॉर्मूला होता है इसका, m1x1 m2x2 m1 m2, लेकिन उससे मत बनाइए, उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम होगा। इसमें देखिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इससे यहाँ कन्वर्ट कीजिए और इसके बाद ये कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, 2 स्टेप का। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आप रिमूव्ड वाले पोर्शन को क्या करेंगे, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करेंगे और उसके सेंटर मास पे रख देंगे। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करेंगे और वही तो हमें फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास कहां होगा। तो हमने माना कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर मास यहां से x इस तरफ है। अब बच्चे आप बोल सकते हो कि सर आपने इस तरफ क्यों माना, आपने इस तरफ क्यों नहीं माना। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि हमने इस तरफ क्यों नहीं माना और सेंटर मास इसी लाइन पे क्यों रहेगा रिमेनिंग पोर्शन का, ये भी मैंने क्लियर कर दिया होता। इसी लाइन पे क्यों रहेगा सेंटर मास रिमेनिंग पोर्शन का, इसलिए रहेगा क्योंकि जितना आपने ऊपर से मास को रिमूव किया उतना ही आपने नीचे से मास को रिमूव किया, तो सेंटर मास अपने y एक्सिस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ कहां पे चेंज होगा, x में, और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, r/6 फ्रॉम द सेंटर, मतलब फ्रॉम द O टू द लेफ्ट। लेफ्ट में हुआ ना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे क्या कह रहा है इसी में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो हमने सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर लिया, अब अपन को फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे रिमेनिंग पोर्शन का और किस एक्सिस के ओर पर निकालना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं है, क्योंकि विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा चेंज हो जाता है। तो बच्चों में करना क्या है, हमें इस रिमूव्ड पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस O के अबाउट निकालना है, ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है व्हिच इज पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब ऐसी एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, फिर हम क्या करेंगे हम माइनस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छुटकी वाली डिस्क का, इस छुटकी वाली डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, जो आपने मास को रिमूव कर दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो पूरे में से, आपका मोमेंट रिमेनिंग डिस्क का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा बच्चों। बिल्कुल क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, तो पहले हम क्या करेंगे, सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना, इस पॉइंट के अबाउट। ये पूरी डिस्क का निकालते हैं, अलग से बना दे रहा हूं, पहले इस पूरी डिस्क का निकालते हैं। तो कितना होता है बच्चों, mr²/2 होता है, मास m है इसका पूरी डिस्क का, ये पूरी डिस्क का है। जब आपने कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया तो मास m है और रेडियस r है, तो क्या लिखोगे mr²/2, ये हो गया टोटल का। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया हुआ है, मतलब हमें माइनस करना है इस छुटके वाले का, ये छुटके वाले का O1 है और हमें छुटके वाले का O का हमें फाइनली O के अबाउट निकालना है, तो छुटके का भी हम O के अबाउट निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे टोटल में से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा ये बताओ इसका मास कितना आएगा, अभी भी मैंने बताया m/4 और इसकी रेडियस क्या है बच्चों r/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अपन डायरेक्ट O के अबाउट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क का mr²/2 किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उस एक्सिस के अबाउट होता है जो उसके सेंटर से पास कर रही हो, है ना, और परपेंडिकुलर हो उसके प्लेन के। तो इसके O1 के अबाउट क्या होगा बच्चों, O1 के अबाउट इस छुटके वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो अंदर की तरफ एक्सिस है ना। तो क्या होगा O1 के अबाउट इस छुटके वाले का, O1 के अबाउट होगा mr²/2, लेकिन यहाँ पे m नहीं है, m माइनस क्यों लगा है, क्योंकि अपन ने इसको रिमूव किया है। तो यहाँ पे m नहीं है, कितना है m/4 है, mr² और r नहीं है, r/2 है, तो mr²/2 1/2।
ठीक है बच्चों, ये आ गया है रिमूव्ड पोर्शन का। लेकिन रिमूव्ड पोर्शन का डायरेक्ट माइनस आप O1 के अबाउट माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फाइनली O के अबाउट निकालना है ना। तो आप इस छुटके वाले पोर्शन का भी पहले O के अबाउट निकालेंगे। अब आपको O1 के अबाउट पता है, आपको O1 के अबाउट पता है, आपको O के अबाउट निकालना है बच्चों। तो आप यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे आप थ्योरम लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है और आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और ये वाली एक्सिस उसके सेंटर और मास से पास कर रही है, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे मुझे O के अबाउट निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने लिख लिया। प्लस प्लस क्या करेंगे, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास कितना है बच्चों m/4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है। समझ में आया बात? बहुत आसान है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये ट्रंकेटेड बॉडीज कहलाती हैं। ट्रंकेटेड बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास निकालते आना चाहिए। एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आने के सबसे ज्यादा चांस है, जबकि सेंटर ऑफ मास के आने के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास भी हमें आना चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आना चाहिए। क्या किया हमने पहले पूरी डिस्क का निकाला, जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए था उसके अबाउट, फिर मैंने छुटके वाले का निकाला और छुटके वाले का पूरे में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमने ये पोर्शन को रिमूव किया था बच्चों, रिमूव किया था इसलिए माइनस करना पड़ेगा, हमने माइनस कर दिया। याद रखिए छुटके वाले का पहले O1 के अबाउट निकलेगा, उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकलेगा, क्योंकि आपको वो याद होता है। उसका बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लेंगे। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 13 mr²। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3/13 ऐसा कुछ आता है। बताओ बच्चों इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। 3 mr²/13 ये आएगा इसका, चेक कर लो एक बार। सॉरी ये नहीं आएगा, 13 mr²/32। अरे आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन है तो, ठीक है। 13 mr²/32 आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना इसको, ठीक है। चलो तो ये आ गया आपका। आप इतना बस इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरे का तो निकाल लेते हैं इसका अबाउट और इसका माइनस कर देते हैं O1 के अबाउट। नहीं, आप पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे एक बार ऐसा सवाल भी पूछा गया था कि उन्होंने यहाँ से मास को रिमूव किया था, है ना, यहाँ से उन्होंने एक डिस्क को रिमूव किया था, तो आप कुछ मत करना, पहले पूरे का निकाल लेना। और यहाँ पे उन्होंने r/3 रेडियस का किया था, तो अगर r रेडियस का m है तो r/3 रेडियस का m/9 होगा। उसके हिसाब से पहले आप इसके सेंटर को और निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे आप क्या लगा के, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, और टोटल का इस टोटल में से छुटके वाले का माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ट्रंकेटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने आने लग गया होगा, और साथ ही साथ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया होगा किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग की कमेंट देख लेता हूं। नमिता गुड इवनिंग बच्चे। सुधा गुड इवनिंग बच्चे। चलो आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे। अगर आप रोटेशन में कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हैं, इतने न्यूमेरिकल भी कर ले रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं फाइनल एग्जाम में नीट में रोटेशनल से 2 या 3 प्रॉब्लम आएंगे। रोलिंग मोशन से आ सकता है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन से, रोटेशनल मोशन से आ सकता है, या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ सकता है। यही सबसे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास लीस्ट इंपोर्टेंट है, उससे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इन 3 टॉपिक से आएगा ही आएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उस पे भी न्यूमेरिकल मैंने दी हुई। मतलब आप इतने न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे आते हैं। चलिए 2 के अंदर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम डाले हुए हैं। सब प्रॉब्लम को आप याद कर लीजिए, उनको रट लीजिए। प्रॉब्लम इसी टाइप का आएगा फाइनल एग्जाम, और इस टाइप के कई प्रॉब्लम पहले भी आ चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे, पढ़ो सब लोग। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। 2 point masses m1 and m2 are placed on the x-axis at x equal to 0 and x equal to l respectively। देखो भाई, 2 मास है, पॉइंट मास है m1 और m2। ये मानो x equal to 0 है, तो ये कहां पे x equal to l, मतलब इनके बीच में दूरी कितनी होगी बच्चों, l। फिर क्या बोला जा रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम m1 एंड m2। मतलब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही होगा, ये सब अपन जानते हैं। तो मान के चलो यहाँ से सेंटर मास की पोजीशन x1 है और यहाँ से मान के चलो x2 है, तो हमें x1 और x2 निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 0 है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा जो कि आपको याद रखना है। तो कैसे निकालते हैं सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट, क्या है फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास निकालने का एक क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम x कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकालेंगे और यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट ही निकालना है। ठीक है,
तो क्या लिखोगे? अच्छा, अब x1 और x2 क्या है? उन पॉइंट मासेस की पोजीशन है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। तो बच्चों इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? ये यहीं पे रखा हुआ है, तो x1 क्या हो जाएगा? 0, तो m1 इंटू 0 प्लस m2, m2 यहाँ से कितनी दूरी पर है? l दूरी पर, तो m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन? फ्रॉम m1, ये m1 से है ना, तो m1 से कितनी आ गई? m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। याद रखेंगे बच्चों, इसको बहुत काम आ गया आगे चल के। तो याद रखिए, जब हमारे पास दो पॉइंट मासेस होते हैं तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे m1 से निकालना है और वो स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं, और अगर हमें सेंटर ऑफ मास m1 से निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? m2 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी अपॉन m1 प्लस m2। ये है आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू m1। और m2 से कितनी आ जाएगी? अब ये बताओ आप, m2 से x2 दूरी पर है, कितनी आ जाएगी? x2 कितना आ जाएगा? अगर मुझे m2 से निकालना है तो क्या लिखेंगे हम? m1 इंटू इनके बीच की दूरी l अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पोजीशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई फ्रॉम m1 एंड m2। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? x1 और x2। चलिए अब आते हैं इसमें पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कह रहा है? ये अच्छा प्रॉब्लम है पार्ट 2, ऐसे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है? if m1 is pushed towards the center of mass through a distance d, then by how much should the m2 be moved? अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, so as to keep the center of mass at the same position, और सेकंड क्या है? so as to change the position of center of mass through d1 towards m2। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम, अब मेरी बात को समझना, अगर हम इसी प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि अगर हम m1 को यहाँ x1 डिस्प्लेस कर दें, कितना डिस्प्लेस कर दें? d1, सॉरी, m1 को डिस्प्लेस कर दें d1। अगर हम m1 को डिस्प्लेस करेंगे बच्चों इस तरफ d1 से, तो हमारी सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? उसी तरफ चला जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम m1 को d1 से शिफ्ट कर दे तो m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि पहली चीज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, या सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाए? सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाए बच्चों? सेंटर ऑफ मास हमारा d1 शिफ्ट कर जाए, किसकी तरफ? d1 शिफ्ट कर जाए बच्चों m2 की तरफ। ठीक है, अच्छा मैंने m1 को d किया है ना, अच्छा फिर उसको d1 लिया है। ठीक है, तो पहले में हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने m1 को खिसका दिया तो m2 को कितना खिसकाना पड़ेगा जिससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। अच्छा प्रॉब्लम है ना यार, m1 को खिसका रहे हो, m2 को कहां और कितना खिसकाओगे जिससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, या फिर मानो आपने m1 को खिसकाया तो m2 को कितना खिसकाओगे जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इतनी चेंज हो जाए, जो कि गिवन है। समझ रहे हो ना? इन्हीं जो अपन ये करेंगे ना, इन्हीं पर बेस्ड होता है हमारे वैसे वाले सवाल, जिसमें आपने देखा होगा कि प्लैंक के ऊपर एक पर्सन खड़ा होता है। अब पर्सन अगर एक एंड से दूसरे एंड पे चला जाता है प्लैंक के, तो प्लैंक हमारा कितना डिस्प्लेस करेगा। या फिर वही होता है कि रोमांटिक मोशन में आप और आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, एक बोट में बैठे हुए हैं। अगर एक बोट में बैठे हुए हैं दोनों, बोट के एक्सट्रीम्स पर बैठे हुए हैं, अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगर प्यार करना है एक दूसरे को तो उनको मिडिल में आना पड़ेगा दोनों को, जितना लड़का चल के आए उतना ही लड़की चल के आएगी। अगर दोनों बीच में आके मिलते हैं तो बताओ बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वहां पे हमने निग्लेक्ट कर दिया फ्रिक्शन ऑफ बोट विद द वाटर। अगर हमने ऐसा निग्लेक्ट करके चलते हैं तो बताओ बोट कितना डिस्प्लेस करेगी, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें इसी कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। उसमें भी तो ये हो रहा है कि m1 m2 को शिफ्ट कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास को हमें शिफ्ट नहीं होने देना है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होते हैं। पहले अपन इसको करते हैं बच्चों, अच्छे से सुनो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। पहले मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सेंटर ऑफ मास के, अगर आपको निकालना हो तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2 होता है ना बच्चों, यहीं से आएगा है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? देखो डेल्टा x COM m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। क्या बता रहा है हमको कि अगर सेंटर मास में चेंज इक्वल टू किसके बराबर होगा? m1 इंटू m1 में चेंज प्लस m2 इंटू m2 में चेंज, m2 की पोजीशन में चेंज मतलब है ना, m2 m1 में चेंज का मतलब m1 की पोजीशन में चेंज अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसमें, बस आपको याद रखना है डेल्टा x1 डेल्टा x2 और डेल्टा xCOM। यहाँ पे आप साइन के साथ रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो m1 को हमने कितना डिस्प्लेस किया, आप खुद बताओ। इस प्रॉब्लम में d डिस्प्लेस किया और हमने माना इस तरफ पॉजिटिव लेंगे और इसका अपोजिट में अगर डिस्प्लेस होगा तो नेगेटिव लेंगे। आपको ये साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 साइन के साथ रखना है, तो गलत हो जाएगा सब कुछ। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो बच्चों,
तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा x1 m1 को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों, प्लस b, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा x2 कितना होगा, मतलब m2 को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है ना। डेल्टा x2 अगर पॉजिटिव आया तो m2 को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और डेल्टा x2 अगर नेगेटिव आया तो m2 को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आप देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। और डेल्टा XCOM क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट के लिए 0, क्योंकि हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में अपन को डेल्टा x को चेंज नहीं, मतलब XCOM को चेंज, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, इसलिए डेल्टा XCOM क्या हो जाएगा हमारा 0। पुट करो और कैलकुलेट डेल्टा x2। पुट करते हैं तो देखो वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, सेंटर मास की पोजीशन में चेंज क्या कर दिया, 0 m1 इंटू डेल्टा x1 कितना है d, प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 निकालना है, अपॉन m1 प्लस m2 बच्चों। तो डेल्टा x2 कितना आ जाएगा, देखो माइनस m1 इंटू डी अपॉन m2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर डेल्टा x2 नेगेटिव आया तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि m2 को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, m2 को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने m1 को d यहां खिसकाया है तो आप क्या करो, m2 को कितना इस तरफ खिसका दो, कितना इस तरफ खिसका दो लेफ्ट में। अगर आप यहां खिसका देंगे तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था बिफोर शिफ्टिंग के बाद भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी बच्चों। समझ में आ रहा है, सेंटर मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चलिए आप लोग के कमेंट देख लेते हैं भाई। चलिए अभी तो कोई नहीं कर रहा है, चलिए ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया सेकंड पार्ट का, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड के सी पार्ट पे आते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे जो प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं वो सब के सब वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वहां नहीं भी जाना है तो मैं तो बता ही रहा हूं कि करना क्या है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सेकंड का सी। If these point masses are attached to the end of a light rod of length L, then the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये कई जगह यूज होगा, इसके एप्लीकेशंस बहुत है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ना। ये कह रहा है कि अगर हम इन्हीं दोनों मासेस को m1 और m2 को एक रॉड के एंड पर कनेक्ट कर दें बच्चों, ये कर दिया मैंने। रॉड की लेंथ क्या है L, ठीक है। और ये रॉड कैसी है, लाइट, मतलब इसका मास क्या है 0, नेग्लिजिबल मास की है ना, इसका मास नहीं है यहाँ पे रॉड का, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, लिखा होगा प्रॉब्लम में। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो हमने माना है सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे इसका, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इस एक्सिस के अबाउट व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास बच्चों, व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। समझ में आ रही बात को। हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स का कैसे निकाला जाता है, पार्टिकल्स का निकाला जाता है पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच का, जहां पे हमारा पार्टिकल है और जिस एक्सिस का वर्ड हमें निकाला उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे x1 मान लो और x2 मान लो। तो इस एक्सिस से m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x1, और इस एक्सिस से m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x2। तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 x1 का स्क्वायर प्लस m2 x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 और x2 क्या है, x1 और x2 हमने इसके जो फर्स्ट पार्ट में था वहां निकाला था, हमने पोजीशन निकाली थी ना सेंटर ऑफ मास की इसकी। तो x1 कितना आएगा बच्चों, x1 हम m1 से निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे m2 इंटू L अपॉन m1 प्लस m2। और x2 क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे m1 इंटू L अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो x1 और x2 की, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा इसका। लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, ये आपका एटम्स में भी यूज होता है। मैंने अगर आपने एटम्स का चैप्टर देखा हो तो मैंने वहां भी बताया था कि वहां पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, दूसरे मॉलिक्यूल का मास m2 है, और उनके बीच में उन्होंने बताया था कि जो डिस्टेंस है वो L है। उन्होंने पूछा था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस एक्सिस के अबाउट व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या करोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे Ke इक्वल टू क्या होता है 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा नहीं दिया, L के एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में क्या होता है, इसको स्मॉल l ले लो 2i। तो यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा इस सिस्टम का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ जो अपन निकालेंगे वही यहाँ पे रखेंगे बच्चों। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब जो ये सवाल करा रहा हूँ उसके एप्लीकेशंस बहुत है हमारी फिजिक्स में, ठीक है। तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा बच्चों। चलो
तो ये हो गया, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो आप एग्जाम में तो इतना टाइम बर्बाद करोगे नहीं, वैल्यू पुट करोगे फिर निकालोगे, इससे अच्छा आप क्या रिजल्ट को याद रखो। तो रिजल्ट जो आता है वो आता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू इनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। बच्चों इस टर्म को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं इस टर्म को? रिड्यूस्ड मास। तो इसका ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो पॉइंट मासेस का किस एक्सिस के अबाउट व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और इसमें देखो डी पार्ट में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डी पार्ट को बस आपको सुनना है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आपके यही टीम में पहले भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। अपन को पॉइंट P की पोजीशन फाइंड आउट करनी है और P पॉइंट है क्या, देखो on the rod through which axis should pass so that the work required to set the rod। इस रॉड को अपन को रोटेट कराना है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराना है? ओमेगा से। ओमेगा से इस रॉड को अगर मुझे रोटेट कराना है तो पूछ रहा है कि हम किस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, मतलब कहां पर हम एक्सिस लें इस रॉड पर, वो पॉइंट कहां पर हो जहां से अपनी एक्सिस को पास कराए जिससे कि इसको घुमाना हमारे लिए क्या हो, सबसे आसान हो बच्चों। तो हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर हमें घुमाना है, किसी भी सिस्टम को अगर हमें घुमाना है तो हमारी एक्सिस कहां से पास करनी चाहिए बच्चों? उसके सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। और जो पार्टिकल्स के प्लेन है उस प्लेन के कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब हमें करना क्या था, हमें यही x1 फाइंड आउट करना था बच्चों, x1 फाइंड आउट करना था। मतलब हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। पोजीशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी थी बच्चों। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आपको अगर इस रॉड को घुमाना है तो आप कौन सी एक्सिस का अबाउट घुमाएंगे जिससे कि आपको सबसे कम वर्क करना पड़े? तो आप कौन सी एक्सिस का अबाउट घुमाएंगे जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की क्या कैलकुलेट करनी थी बच्चों? पोजीशन कैलकुलेट करनी थी। ठीक है सुधा, COM से, हाँ बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास। तो यही तो मैंने अभी, आपने डाउट भी पूछा था किसी ने है ना ग्रुप में, तो भी मैंने बताया था कि इसका मतलब समझो। तो मतलब समझ में आ जाएगा। अब कौन सोच सकता था कि इस प्रॉब्लम में हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करना है? कोई भी नहीं। लेकिन आप अगर समझोगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है भैया, मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। देखो भैया ये किताब है, अगर ये किताब है तो इस एक्सेस की अबाउट घुमाना इसको सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि ये वो एक्सेस है जो उसके कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ मास से। मतलब इस एक्सेस का घुमाना आसान है। लेकिन अगर हम इसको डायगोनली एक्सेस का घुमाना स्टार्ट करें बच्चों तो हमें घुमाना में थोड़ी ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस एक्सेस के और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा और इस एक्सेस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का ज्यादा आएगा बच्चों तो हमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। तो हमें क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम चाहिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सेस का अबाउट मिनिमम, किस एक्सेस के मिनिमम आएगा? ऐसी एक्सिस का मिनिमम आएगा जो कि उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। ऐसी एक्सिस का क्या आएगा बच्चों? मिनिमम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके सभी हो गए, सेकंड के सभी पार्ट कर लिए अपन ने, 1 2 और दूसरे के अंदर 2 उसके अंदर भी थे, और सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 एससी वर्मा का है और इसके आने के प्रॉब्लम बहुत, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है ऐसे प्रॉब्लम आने के, है ना। तो देख लो उसको क्या है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ही था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे प्रॉब्लम आए तो आपसे बनने चाहिए। ऐसा भी आ सकता था इसमें कि प्लैंक पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो प्लैंक के एक एंड पे खड़ा हुआ है, तो उसको जब दूसरे एंड पे चला जाएगा तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे हमसे सवाल पूछ सकता है। इसमें क्या है भाई, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 पर्सन है, एक 50 केजी का है और एक 60 केजी का है। ऐसा मान लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम 60 केजी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड 50 केजी की है। दोनों कहां पे बैठे हुए हैं? आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट। और बोट का वेट कितना है? 40 केजी। और लॉन्ग कितनी है? 4 केजी। स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर, मतलब ये पानी, झील किनारे आप लोग बढ़िया एक नाव में बैठे हुए हो, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो। भैया दोनों एक दूसरे से अगर गुस्सा हो तो कहां बैठोगे? पास पास बैठोगे कि दूर दूर बैठोगे? अगर दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो तो दोनों अपनी बीच की दूरी को मिनिमम मैक्सिमम करना चाहोगी। भैया हम एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहे, तो आप कहां बैठ गए भैया? दोनों एक्सट्रीम पे बैठ गए जाके, है ना। और ये दूरी हमें कितनी दी गई है बच्चों? ये दूरी हमको 4 मीटर दी गई है। ये मानो लड़का हो गया 60 केजी का, है ना। पहले कौन है जिसका नाम लिया गया, पहले उसको बिठाएंगे। 50 है तो 50 केजी के आदमी को बिठाएंगे, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड हो गई और ये आप हो गए 60 केजी के। अब क्या होगा? अब तुम भैया कुछ अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहते थे, है ना। जैसे ही आपने सरप्राइज के लिए, गर्लफ्रेंड ने देखा कि आप उसको सरप्राइज दे रहे हो, तो जैसे ही इसके मिडिल तक पहुंचा, आपको यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके पास आ गई, तो आप दोनों यहाँ मिडिल में मिल रहे हो, है ना। तो अगर आप दोनों मिडिल में मिलते हो, है ना, अगर आप दोनों मिडिल में मिलते हो तो बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट क्या होगा। अब प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे बच्चों? इसमें क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो
जब ये दोनों चल के यहाँ जाएंगे तो अगर हम इसको सिस्टम कंसिडर कर लेना तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट दो टाइप का हो सकता है, एक जीरो और एक नॉन जीरो, है ना। अगर जीरो है तो इस केस में फिर हम बोलेंगे कि हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, और इस केस में हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर पहले देखें तो पहले ये तीनों के तीनों क्या थे बच्चे, रुके ही हुए थे। अगर रुके हुए थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो थी, और जब वो यहाँ बीच में मिलेंगे तो भी हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, कि कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। अगर कोई आपसे बोले एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट मींस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंज, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जब ट्रू है जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं भी आ रही है तो हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर चेंज नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है तो। लेकिन हाँ, मान लो पहले से तीनों मूव कर रहे होते तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से जीरो नहीं होती, तो फिर तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाती ना, भले एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती तो भी। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जब ये दोनों यहाँ तीनों रुके हुए थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, पहले जीरो है इन तीनों की। इस सिस्टम की क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है बच्चों। तो जब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो हमें पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, मतलब जीरो ही रहेगी। दैट मींस हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, मेरी बातों को ध्यान सुनो, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने पहले पढ़ा था, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, सर आपने m1 m2 m3 तीन पार्टिकल क्यों लिए, तो तीन लोग हैं ना यहाँ पे, देखो एक कौन, ए और एक कौन, ए और एक बोट, तीन चीजें हैं कि नहीं। तो एक क्या है कि जब देखो ये 50 केजी यहाँ जाएगा और 60 केजी यहाँ जाएगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 50 केजी जब 2 मीटर चल के यहाँ जाएगा ना, तो बच्चों 50 केजी वाला क्या बोलेगा, पहले कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, तो ये 50 केजी वाला क्या बोलेगा, जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास मैं अपने साथ लेके इस तरफ जाऊंगा, है ना। और ये जब 60 केजी यहाँ पे आएगा तो 60 केजी बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास मैं कहाँ लेके जाऊंगा, सेंटर ऑफ मास को मैं कहां लेके जाऊंगा, इस तरफ लेके जाऊंगा। बच्चों जितना ये सेंटर ऑफ मास इस तरफ लेके जाएगा, क्या उतना ही ये सेंटर ऑफ मास इस तरफ लेके जाएगा, नहीं, इसका मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास को ज्यादा इस तरफ ले आएगा, और ये सेंटर ऑफ मास को कम वहां ले जा पाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास तो हमारा चेंज हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज नहीं होनी है, जो इनिशियल थी वही फाइनल भी होनी, जब दोनों बीच में आ जाएंगे तो भी सेंटर ऑफ मास तो वही रहना है। तो क्या होगी ना, ये बोट क्या करेगी, बोट उस तरफ खिसक जाएगी। उस तरफ क्यों खिसकेगी, क्योंकि देखो ये 50 केजी की मदद करना चाहेगी, क्योंकि 60 केजी वाला इस तरफ सेंटर ऑफ मास लाया, 50 केजी वाला उस तरफ लेके गया। लेकिन हमें पता है कि 60 केजी वाले ने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ज्यादा इस तरफ ले आई, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो बोट क्या करेगी कि हेल्प किसकी कर देगी, 50 केजी की, और अपना डिस्प्लेसमेंट वहां कर लेगी, जिससे कि 50 प्लस बोट का डिस्प्लेसमेंट वहां मिला के और 60 केजी का यहां मिला के इस प्रकार से होगा कि हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी बच्चों। तो पहला चीज, अगर कोई आपसे पूछे बताओ बोट कहां पे डिस्प्लेस होगी, लेफ्ट की राइट, तो आपका आंसर है राइट। समझ में आया क्यों होगी राइट, राइट क्यों होगी बच्चों, पहले ये बताओ। ये बोट उस तरफ क्यों शिफ्ट होगी जब दोनों बीच में जाके मिलेंगे बच्चों, राइट में इसलिए शिफ्ट होगी क्योंकि 50 केजी जब यहां जाएगा तो 50 केजी भी 2 मीटर चल रहा है, 60 केजी में भी 2 मीटर चल रहा है, तो सेंटर मास एक उस तरफ लेके जाएगा, इस तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमें पता है 60 केजी का मास ज्यादा होने की वजह से सेंटर मास हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता है सेंटर मास तो शिफ्ट नहीं होना है। इसलिए बोट क्या करेगी, सेंटर मास को वहीं ले आएगी जहां वो पहले थी, तो बोट उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। और जब बोट उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी तो फिर सेंटर मास जितना ज्यादा इस तरफ आ गया था 60 केजी के इस तरफ आने की वजह से उतना उस तरफ चला जाएगा। अगर उतना उस तरफ चल जाएगा तो हमारी फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। और यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ नहीं रही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सुधा जीरो, सेंटर ऑफ मास से जीरो, बोट का भी, ठीक है। चलो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेंटर मास की पोजीशन में चेंज क्या लिखोगे, जीरो, तो क्या मिलेगा हमें, फॉर्मूला क्या मिलेगा पहले समझ लेते हैं। m1 डेल्टा x1 m2 प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x3 m3 डेल्टा x3 सॉरी डेल्टा x2 m3 इनटू डेल्टा x3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0। अब आप क्या करेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे m1 मान लो कौन है, m1 है 50 केजी, ठीक है। M2 मान लो कौन है भाई, M2 60 केजी है, और M3 कौन है मान लो, M3 हमारी बोट है, बोट का वेट कितना है 40 केजी।
अब मेरी बात को सुनो, हमने माना लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। अच्छा इसमें ये पूछा, पहला पार्ट देखो क्या बोला है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो आंसर है 0। पोजीशन सेंटर ऑफ मास में चेंज होगा ही नहीं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। तो पहले बताओ बोट कहां पे डिस्प्लेस करेगी, राइट में, पहली चीज। तो हमने माना बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ x, कितना माना अपन ने, बोट का डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ x। तो डेल्टा x3 कितना लिखोगे, प्लस x, क्योंकि इस तरफ को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और इस तरफ को नेगेटिव लिया है। और m3 कौन है, हमारी बोट है, तो बोट का डेल्टा x3 क्या है, बोट का डिस्प्लेसमेंट, और बोट का डिस्प्लेसमेंट हमने कितना ले लिया, x उस तरफ। हमने उस तरफ क्यों लिया है, जिससे हमारा x पॉजिटिव आया, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप x इस तरफ ले लोगे, बोट को इस तरफ डिस्प्लेस करा लोगे, तो आपका x ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि बोट लेफ्ट में नहीं राइट में जाएगी। ठीक है, चलो तो बोट राइट में डेल्टा x। अच्छा बच्चों ये बताओ डेल्टा x2 कितना आएगा, डेल्टा x2 पहले बताओ, m2 है कौन, m2 है 60 kg, तो ये कितना यहाँ पे चला, और जब ये मिडिल में आया तो कितना चला, 2 मीटर। तो आंसर 2 मत पुट कर देना, ये ध्यान रखना 2 नहीं होगा। ये तो 2 यहाँ चला, लेकिन बोट भी तो x वहां खिसक गई बच्चों, ये तो 2 इस तरफ चला, लेकिन बोट भी तो वहां खिसक गई x, तो एक्चुअल में कितना चला लेफ्ट में, 2 - x, कितना चला 2 - x। तो डेल्टा x2 कितना आएगा, 2 - x, और यहाँ माइनस लगाएंगे। पता मैंने माइनस क्यों लगाया, मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला पोर्शन इस तरफ आया, लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट को अपन को कैसे लिखना, माइनस। अच्छा डेल्टा x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ जब ये बीच में गया। तो देखो बच्चों ये बीच में गया मिलने के लिए, तो यहाँ से कितना चला, 2 मीटर, लेकिन बोट x वहां खिसक गई, तो टोटल ये कितना चला, 2 + x, कितना चला बच्चों, 2 + x। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 2 + x। समझ में आ रही बात को, 2 + x, और पॉजिटिव की नेगेटिव, ये उस तरफ गया ना इतना, तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव। बच्चों m1 m2 m3 डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये दिए हुए हैं। इस इक्वेशन में x अननोन है, आप x कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप x कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 13.33 सेंटीमीटर, इसका आंसर कितना मिलेगा, 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है, या 200/15, हाँ ऐसे कुछ मिलता है, 200/15 जो भी है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, ध्यान रखिए। F एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस केस में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारी 0 है, तो जब वो बीच में मिलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वहां पे भी 0 ही रहेगी, मतलब हमारी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया तो उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हुई बच्चों। लेकिन हाँ अगर पहले से मान लो वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड होती, तो हमारी कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज होते रहती सेंटर ऑफ मास की। हाँ वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं होता, लेकिन हर सेकंड तो 5 मीटर पोजीशन चेंज होती ना सेंटर ऑफ मास की। एफ एक्सटर्नल 0 था, उसके बाद भी हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। तो कभी अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि भैया एफ एक्सटर्नल अगर सिस्टम पे 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, तो आप बच्चे उसमें 0 कर देते, नहीं होगी, क्योंकि उनको यहाँ सिखाया जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। हाँ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से 0 थी, तीनों रुके हुए थे ना पहले से, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर तीनों पहले से मूव कर रहे होते और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होती, तो वहां पे पोजीशन चेंज होती है। हाँ क्या कांस्टेंट रहता, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता, और एक्सेलरेशन क्या होता सेंटर ऑफ मास का, 0। इतनी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 2 + x, हाँ सुधा बिल्कुल सही है, 2 + x आएगा, ठीक है। मैं आप लोग के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, यहां रख लेता हूं इसको, अब मैं आप लोग के कमेंट अच्छे से देख पाऊंगा, ठीक है। यहां नहीं, 2 सेकंड है ना। चलिए अब मैं आप लोग के कमेंट देख पाऊंगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब अपन करेंगे 4, 3 हो गए हमारे, 3 न्यूमेरिकल नहीं थे बच्चों, ये पूरा का पूरा मैं आपका रोटेशनल का रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखिए कितने अच्छे से मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, पूरा पूरा आपका रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पे रोटेशनल का। चलिए नेक्स्ट, 4 point masses each of mass m are placed at the corners of a square ABC of side L। हमारे पास 4 point masses है, they are placed at the corner of square, जिसकी साइड कितनी है बच्चों, L है। यहाँ पे इसके एक यहाँ मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, ठीक है। A B C D ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसमें पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है सिस्टम का। यहाँ पे 4-5 एक्सिस की दी हुई है, उन एक्सिस का और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसमें एग्जाम में जो सबसे ज्यादा चांस है आने के, वो है हमारा सी पार्ट का सबसे ज्यादा आने के चांस है। कैसे अपन करते हैं, सबसे पहले क्या है, पासिंग अलोंग बीडी, मतलब एक ऐसी एक्सिस का वो निकालना है जो डायगोनल बीडी के अलोंग पास कर रही हो, मतलब ऐसे। इसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इसका अबाउट I1 है, अपन निकालेंगे। फिर दूसरा क्या है, पासिंग अलोंग वन ऑफ इट्स साइड, किसी भी साइड के, है ना। तो ये मानो एक साइड है AB, इसके अलाउंग पास होने वाली एक्सिस ये है, इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। फिर क्या है, पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD, पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD, मतलब पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD, मतलब ये। देखो बच्चों, ये वाले आने के सबसे ज्यादा चांस है एग्जाम में ना, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। ये हो गया हमारा I3। फिर क्या कह रहा है, फोर्थ, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब किसी कॉर्नर से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो। तो इसके बाद मान लो I4 है, तो हमको 4 प्रॉब्लम है, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I1 I2 I3 I4। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कैसे निकालते हैं अपन बच्चों, अपन निकालते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का, पार्टिकल और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना अपन, और सबको ऐड करते जाते हैं। चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका अबाउट। बच्चों इसका अबाउट अगर हम निकालें तो इस वाले पार्टिकल का और इस वाले पार्टिकल का 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस से इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि पार्टिकल इस एक्सिस पे ही तो रखे हुए हैं बच्चों, समझ में आई। तो इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, और इसका कितना होगा बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही कहलाएगा r परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस वाले पार्टिकल का कितना होगा, r परपेंडिकुलर। बच्चों r परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये l/√2, हम जानते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि उसके सेंटर से लेके कॉर्नर तक की दूरी जो होती है वो l/√2 होती है, जहाँ पे l उसकी साइड होती है बच्चों। तो देखो ये भी l/√2 दूरी पर है, ये भी यहाँ से l/√2 दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का निकालेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का सेम आएगा ना, तो किसी एक का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। सबसे पहले अपन उस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं which is passing along BD, मतलब डायगोनल BD, ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा बच्चों, याद रहेगा m इंटू l/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू l/√2 का स्क्वायर या मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया, I1 आ गया बच्चों ml स्क्वायर, समझ में आ गया। चलो अब किसके अबाउट निकालना है, अब निकालना है ये I2, तो I2 निकाल लेते हैं। I2 में अगर आप देखो तो इस वाले पार्टिकल का इस वाले पार्टिकल का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल उस एक्सिस पर ही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही कहलाएगा, इसके लिए कितनी दूरी, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है L, तो क्या लिखोगे 2 इंटू ml स्क्वायर, बच्चों इसका इतना आ जाएगा m इंटू एल का स्क्वायर प्लस m इंटू एल का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात को। ये दोनों एक्सिस का वोट निकल गया। अब इन दोनों एक्सिस को अपन खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन एक्सिस का वोट निकालना बहुत आसान था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब बच्चों अपन को निकालना है इस वाली एक्सिस के वोट which is passing through one of its corner and parallel to BD के पैरेलल है। बच्चों इसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, वो गलती मुझे आपको बताना है, आप वो गलती नहीं करेंगे। देखिए बच्चों इसका तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि तो उस एक्सिस पे ही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, √2l आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, डायगोनल की लेंथ होती है, तो क्या लिखोगे m इंटू √2l का स्क्वायर प्लस। अब बच्चा क्या करता है ना, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसका, वो l ले लेता है, यही गलती करता है, उसका जो आंसर आता है वो ऑप्शन ए में दिया होता है, जो कि गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है। वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l नहीं है, या यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l नहीं है बच्चों, हमारा कितना है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएंगे बच्चों, इतना भी ध्यान रखो। कैसे निकालोगे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा स्क्वायर में। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे, और ये वाला डिस्टेंस हम जानते हैं l/√2 होगा, दैट मींस ये वाला डिस्टेंस भी l/√2 होगा और ये वाला डिस्टेंस भी l/√2 होगा बच्चों, समझ में आया। यहां से जल्दबाजी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस l मत ले लेना, l लोगे तो आंसर गलत आएगा। कितना है यहां से इस पार्टिकल इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाएगा, जो कि कितना आएगा बच्चों l/√2, समझ में आ रही बात को। तो क्या करो प्लस m इंटू l/√2 का स्क्वायर, ये एक पार्टिकल हो गया, दोनों पार्टिकल इतनी दूरी पर है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका कितना आया I3 आया 3ml स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अगर आप यहां से l ले लोगे तो 4ml स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ए में दिया रहेगा और आप लगा के आ जाओगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
डी क्या है, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस ऐसी एक्सिस का वो निकालना है, ये इस एक्सिस का वो निकालना है बच्चों अपन को। तो इस एक्सिस का वो निकालने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, सभी पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे उस एक्सिस से। तो देखो इस वाले पार्टिकल का ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा l, यहाँ पे l हो जाएगा, इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, और इस वाली एक्सिस से इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, और इस वाली एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2l है। समझ में आ गई बात? तो कितना आ जाएगा, इस एक्सिस को व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो कितना आ जाएगा m। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखो बच्चों, ये एक्सिस ऐसे है और यहां से ये वाला तो ये तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है और यहां पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या लिखोगे, m √2 l का होल स्क्वायर प्लस यहां से इस वाले पार्टिकल का कितना l, तो ml स्क्वायर, और इस वाले पार्टिकल का भी l, तो ml स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब 4ml स्क्वायर। बात समझ में आई बात बच्चों? तो ml स्क्वायर भी आया, 2ml स्क्वायर भी आया, 3ml स्क्वायर भी आया, इवन 4ml स्क्वायर भी आया, सब के सब हमारे आए। लेकिन किस एक्सिस का वो निकालना है उसका आपको ध्यान देना है। आप एक्सिस को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, जब ये आपको आंसर सही मिलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपन सही निकालेंगे तो। अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 5। दिस इज अ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दोनों इंक्लूड है इसमें, इसलिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, और ऐसे प्रॉब्लम आने के बहुत चांस है हमारे एग्जाम में। पढ़ लो सब लोग क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ आपके लिए जो नीट में सेम टू सेम इसी टाइप के आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा 13 दिसंबर को। आप जाके नीट का पेपर लेके आइए, रोटेशनल के प्रॉब्लम देखिए क्या क्या पूछे गए और उस लेक्चर को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा अरे ये तो वही प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं जो सर ने पहले से करवा दिए थे। और यानी आप ये कह सकते हैं कि आपको पेपर मिल जाएगा पूरा, रोटेशनल के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब ये नहीं कि सर आपने तो एम लिया था पेपर में, 2m ले लिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, इसी टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग रहेंगी, और क्या पता न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अलग ना रहे, सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको ऐसे करा रहा हूं कि आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, हाँ शांति प्रिया अच्छे से कर लो इस चैप्टर को, रोटेशनल में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, अ फ्लाईव्हील, पहले याद रखिए फ्लाईव्हील क्या होता है, डिस्क होता है आपके लिए। ठीक है, फ्लाईव्हील डिस्क होता है, तो फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो डिस्क का होगा, उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस का या सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट है ना। तो सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्क का mr²/2 होता है। ठीक है, रिंग का क्या होता है, mr² होता है। ये मैं उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट बता रहा हूँ, सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट बता रहा हूँ, mr²। और हॉलो स्फीयर का कितना होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है, सॉलिड स्फीयर का 2.5 mr² होता है। ये भी बहुत आगे चल के काम आने वाला है, रोलिंग, जब हम रोलिंग मोशन पढ़ेंगे विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, चलो 5, a flywheel of mass 25 kg and has a radius of 0.2 meter, it is making 240 rpm, 240 rpm से कोई फ्लाईव्हील घूम रहा है। What is the torque necessary to bring it to rest in 20 सेकंड, उसको 20 सेकंड में रोकना है, घूम रहा है तो 20 सेकंड में रोकना है। देखो कोई चीज अगर ट्रांसलेट करती है, रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। कोई चीज अगर रोटेट प्योर रोटेशन में है तो हमें क्या लगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए, टॉर्क, ना कि फोर्स। ठीक है, चलो फिर क्या पूछा, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो हम वहां पे फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले हम उसका रिटार्डेशन निकाल लेंगे और F बराबर ma कर देंगे। तो यहाँ पे आप टॉर्क कैसे निकालोगे, पहले आप यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन निकाल लोगे कि एंगुलर रिटार्डेशन कितना देना है उसको जिससे वो रुक जाए, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हम जो टॉर्क लगा रहे हैं वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन उसमें पैदा कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन निकालेंगे और टॉर्क बराबर I अल्फा से हम टॉर्क निकाल लेंगे बच्चों। फिर क्या पूछ रहा है इसी में, सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, इफ द टॉर्क इज ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली, और हम टॉर्क कैसे पैदा कर रहे हैं उस फ्लाईव्हील में, टेंजेंशियल फोर्स लगा के ऑन द रिम ऑफ द फ्लाईव्हील, और कहां पे लगा रहे हैं, उसके रिम पे लगा रहे हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, देखो बच्चों मतलब ये अपना फ्लाईव्हील हो गया, मतलब डिस्क हो गई हमारी, है ना, इसकी इंक खत्म हो गई लगता है। ठीक है, समझेंगे, ये हो गई अपनी डिस्क। ठीक है, ये हो गई इसकी सिमेट्रिक एक्सिस, और मान चलो इसके अबाउट ये घूम रही थी, कितने से घूम रही थी, ओमेगा कितना दिया हमको इसका आरपीएम दिया हुआ है इनिशियल, है ना, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई * n/60, तो कितना आ जाएगा 2 पाई, और आरपीएम कितना है 240/60। समझ गए होगे, ये सब आपको आता है, तो कितना आ जाएगा
2πn/60 है ना, तो 8 पाई, तो उसका इनिशियल ओमेगा कितना है बच्चों 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, समझ रहे हो बच्चों 8 पाई। और फाइनल कितना हो जाएगा ओमेगा, करना क्या है इसको जीरो। तो सबसे पहले अपन को काइनेमेटिक्स इक्वेशन से इसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन निकालना है। अच्छा इसमें रिटार्डेशन कैसा पैदा होना चाहिए, टॉर्क कैसा होना चाहिए, ऐसा रिटार्डेशन उल्टा होना चाहिए, जब तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही हो जाएगा जो ओमेगा का है, तो फिर हमारा ओमेगा समय के साथ साथ बढ़ेगा, समझ रहे हो बात को। और अगर अपोजिट हो जाएगा तो ओमेगा समय के साथ साथ कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा और ओमेगा विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्योंकि अपन को कम करना है। वैसे डायरेक्शन हमसे पूछा नहीं गया अल्फा का, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अल्फा नेगेटिव आएगा यहाँ पे। कितने सेकंड में रोकना है, ओमेगा नॉट कितना है बच्चों 8 पाई, ओमेगा 0 कितने सेकंड में रोकना है 20 सेकंड में, कितने सेकंड में रोकना है बोलो 20 सेकंड में। तो हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसमें ऐसा सवाल ही पूछ सकता है कि 10 रिवॉल्यूशन के बाद रोकना है, 10 चक्कर लगाने के बाद रोकना है, तो फिर आप कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, फिर आप यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और वहां पे आप थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कितना आता है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर 10 रिवॉल्यूशन में रोकना है तो 10 इंटू 2 पाई, 2 पाई का मल्टीप्लाई करना मत पूछना, 10 मत पुट कर देना वहां पर। याद रखिए एक बार ना नीट में ये सवाल पूछा गया था, उन्हें अल्फा की यूनिट दी थी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें पता है अल्फा की यूनिट होती है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो उन्हें रिवॉल्यूशन दिया हुआ था, तो उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करना था। अगर आप 2 पाई का मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर नहीं आता, अभी वो है इसमें, मैं बताऊंगा कहां पे है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको 10 रिवॉल्यूशन में इसको रोकना होगा, 10 चक्कर के बाद रोकना होता है, तो आप थीटा को यहाँ पे आपको पता चला 20 पाई, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे किसका क्या दिया है टाइम, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अगर थीटा दिया होता तो ये वाला यूज कर लेते, समझ रहे हो ना बात को। टाइम कैसे वो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकालेंगे सबसे पहले, ओमेगा 0 ये 8 पाई प्लस अल्फा इंटू 20, अल्फा कितना आ गया बच्चों -20/8 पाई। माइनस क्यों आ रहा है वो आप समझ गए होंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा 5/2, 4 से अपन ने कर लिया, तो कितना आ गया भाई 2.5 रेडियन पर अपॉन पाई, कितना 2.5 अपॉन पाई रेडियन पर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए ओमेगा की, ठीक है। अब क्या पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क पैदा करना है ना, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा टॉर्क अबाउट ओ, ये ओ पॉइंट है ना, इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ गया बच्चों, टॉर्क आ जाएगा आई कितना होगा mr²/2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ से देखो 5/2 पाई, ठीक है। 20 सेकेंड ही दिया है ना, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे टॉर्क हमारा, m कितना है m 25 बच्चों अपॉन 4, ये 4 हो जाएगा इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है रेडियस कितना 0.2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो टॉर्क में आपको वैल्यू दे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपन को, है ना बच्चों। मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी इसलिए ऐसा हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा बच्चों -8 पाई/20, सॉरी है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 पाई/5, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती की थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा यहाँ पे आप फिर पुट करेंगे 2 पाई/5, जबकि मुझे भी कुछ लग रहा था कि कुछ गलत हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी गलती थी। कैलकुलेशन यार हो सकते हैं गलत यार मेरे, है ना, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ये है ना। तो यहाँ से टॉर्क निकल गया, तो टॉर्क जो आएगा बच्चों, इसमें टॉर्क आएगा वो आएगा आपका 0.2 पाई, टॉर्क आएगा 0.2 पाई, या यू कैन से पाई/5 न्यूटन मीटर। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या बोला कि टॉर्क हम कैसे पैदा कर रहे हैं, टॉर्क पैदा कर रहे हैं यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा के, तो अपन टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ऑन द रिंग ऑफ द व्हील, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर आपने फोर्स ऐसे क्यों लगाई, बेटा जब मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ठीक है बच्चों, जब तो इसमें टॉर्क ऐसा आएगा, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर बाहर की तरफ होगा, जब तो अल्फा भी ऐसा आएगा, है ना। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा देता, आप खुद सोचो ये ऐसे घूम रहा है, और आप फोर्स अगर ऐसे लगा देते तो इसका तो ओमेगा बढ़ता, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका एक्सलेट करता है, इसको जो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आता वो पॉजिटिव आता, ओमेगा की डायरेक्शन में आता, तो उसका जो ओमेगा है वो क्या होता बच्चों, वो बढ़ता। 2 पाई न्यूटन आएगा, मे बी 2 पाई नहीं 0.2 पाई, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, है ना 0.2 पाई या 5/पाई, ठीक है। तो अब टॉर्क क्या लिखोगे, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क कितना आएगा इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, ओके अबाउट कितना f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आ जाएगा f इंटू r, बच्चों समझ रहे हो ना बात को।
तो अब ये जो टॉर्क आ गया इसको अपन F इंटू आर के बराबर लिख लेंगे, तो 0.2 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, F निकालना है, टेंजेंशियल फोर्स हमें निकालनी कि कितनी लगानी होगी, और R कितना आ जाएगा, R हमें दिया है 0.2, हमें 20 सेंटीमीटर R दिया है ना, 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 उड़ गया, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बच्चों, पाई न्यूटन, तो आंसर है पाई न्यूटन। अच्छा ये फोर्स अपन रिम पे लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर्स वो ये भी बोल सकता था कि यहाँ से आप R/2 पे लगाओगे, अगर आप यहाँ पे फोर्स को R/2 पे लगाओ तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, उस समय R/2 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दरवाजे को खोलने में भी यही होता है, अगर दरवाजे का हम उसके हिंज पॉइंट से सबसे दूर वाले पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ती है, कम फोर्स लगानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर हम दरवाजे जो हिंज पॉइंट है उसके पास में अगर फोर्स लगाएंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बताओ क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देखो अगर सेम टॉर्क किसी चीज में पैदा करना है, सेम टॉर्क अगर पैदा करना है तो टॉर्क होता है F इंटू आर। अब सोचो अगर सेम टॉर्क लाना है तो अगर F ज्यादा रखोगे तो R कम लेना है, R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा ले लिया तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, बात एक ही है। तो आपसे वो फोर्स कहीं भी लगवा सकता है, लेकिन 99% केस में अपन रिम पे ही फोर्स लगाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। क्यों रिम पे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि उस समय हमें सबसे कम फोर्स लगानी होती है, पाई से अगर आप नीचे कहीं फोर्स लगाओ तो आपको पाई से ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी, समझ गए बात को। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 6 पे। 6 हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, और 6 प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एनसीईआरटी का है, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम एनसीईआरटी के हैं। चलिए 6 पे आ जाइए जल्दी से। कल भी 2 घंटे की लाइव क्लास होगी, तो आज और कल मिलाकर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपन बहुत आराम से करेंगे, अपन को टाइम का टेंशन नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देना, नहीं, मुझे आपको चैप्टर को रिवाइज भी कराना है, आपका चैप्टर रिविजन भी कराना है, पूरे कॉन्सेप्ट जो है रोटेशनल के वो भी आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम जरूर कर लेना बच्चों, बस याद रखिए यहाँ पे टाइम दिया था 20 सेकंड, अगर थीटा दिया होगा तो आपको आना चाहिए। अगर 10 रिवॉल्यूशन के बाद रोकना होता तो फिर हमें कितना टॉर्क लगाना होगा, कितनी टेंजेंशियल फोर्स लगानी होती, तो हमसे एग्जाम में टेंजेंशियल फोर्स पूछा जाएगा, ना कि टॉर्क पूछा जाएगा। तो पहले टेंजेंशियल फोर्स के लिए अपन को टॉर्क निकालना पड़ेगा, और टॉर्क के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा में कैसे निकालेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के रोटेशनल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। चलिए, a metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass is supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at knife edges. Assume the bar to be uniform. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई इसमें क्या है, एक मेटेलिक बार ये हो गया भाई, अच्छे समझेंगे। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, इसमें अपने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी होगी रॉड, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हम टॉर्क को जीरो करते हैं, ऐसी एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा हमारा, जीरो होगा, और वो एक्सिस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट जो पास हो रही होगी ना एक्सिस, उसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा। अगर टॉर्क जीरो होगा तो हम बोलेंगे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ अच्छे से। इसका मास कितना है बच्चों, इसका मास है 4 kg, और इसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 नाइफ एजेस है, नाइफ एजेस ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चों, ये ए है और ये क्या है, मान लो बी है। ये यहाँ से कितना दूर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है फ्रॉम ईच एंड, यहाँ से भी ये 10 सेंटीमीटर में बच्चों, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को, ये हमारी मेटेलिक रॉड है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक वेट को लटका दिए, 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। इस एंड से आप उस एंड से भी लटका सकते हो, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से इस एंड से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक 6 kg मास को लटका दिया बच्चों। अगर 6 kg मास को लटका दिया मतलब 6 kg मास मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी, 60 m/g, ठीक है। और इस रॉड का, रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका भी मास नीचे एक्ट होगा, और यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, 35 सेंटीमीटर पे होगा, इसके मिड पे एक्ट करेगा ना L/2 पे बच्चों, सेंटर मास इसका L/2 पे आएगा ना रॉड का। रॉड की लेंथ अगर 70 है तो यहाँ से 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये 35 थोड़ा इस तरफ को रहेगा, और इसका मास कितना है बच्चों, रॉड का मास कितना है 4 kg, मतलब 40 न्यूटन ही आ जाएगा।
समझ गए बात को? बस हो गया अब सॉल्व। ये हमने सभी फोर्सेस को इंडिकेट कर लिया ना। हाँ, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के अपन सपोर्ट को हटा देंगे और सपोर्ट की जगह क्या एक्सर्ट करा देंगे, उनके रिएक्शन फोर्स जो वो एक्सर्ट करेंगे रॉड पे, वो लगा देंगे। ये आर ए और एक आरबी दोनों ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड आर ए एंड आरबी बच्चों। तो यहाँ पे ये रॉड हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इफ दिस रॉड इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देन summation of fx must be 0, summation of fy must be 0, summation of fz must be 0 में जानते हैं। क्या बोल रहे हो शांति प्रिया? आप बोल रहे हो कि सर अगर आप इतना क्वेश्चंस करा रहे हो, अगर उतना कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो एग्जाम के लिए इनफ तो है। अरे बिल्कुल है भाई। मैं भाई साहब 25 प्रॉब्लम है इसमें, 25 प्रॉब्लम में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और मुझे पता है कि किस टाइप का पूछा जाएगा। मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल्स लिए हैं इसमें, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने। हर टाइप के न्यूमेरिकल मुझे पता है किस टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप भरोसा रखिए, आपको यही प्रॉब्लम फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के सेम टू सेम या इन्हीं कॉन्सेप्ट के। ठीक है, चलो। अरे सब करा दिया तो फिर मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, उसमें नया क्या है? मैं अपनी तारीफ थोड़ी ना करूँ, मैं तो ये बोलूँ मैं तो सब करा दे रहा हूँ, तो सब करा दे रहा हूँ, तो चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, चलो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स में तो कोई फोर्स है ही नहीं इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वाई में फोर्स है तो वाई में जब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर ए आर बी ऊपर लग रहे हैं और ये दोनों नीचे, तो क्या लिख देंगे 100 न्यूटन। पहला इक्वेशन। अब हम टॉर्क लेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, ऐसी एक्सेस के अबाउट लेंगे विच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, मतलब आप पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ। इन पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे इस रॉड का तो वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये रॉड किसमें है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बच्चों। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क 0 होना चाहिए। इन सभी फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट बोलूं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो किसी भी पॉइंट से जो एक्सेस पास कर रहे हैं उसके अबाउट इन सभी फोर्सेस का टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये किसी भी एक्सेस का अबाउट घूमना नहीं चाहिए। अगर ये घूम गया तो फिर ट्रांसलेशनल वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, तो हम टॉर्क को 0 करेंगे बच्चों। यहाँ पे टॉर्क अपन लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। क्यों, वो आपको बता रहा हूं। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए 0 ही आएगा। ए इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो सी के अबाउट लीजिए, डी के अबाउट लीजिए, ई के अबाउट लीजिए, एफ के अबाउट, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए, आपका 0 ही आएगा, मतलब 0 आना चाहिए। और अपन वही यूज करेंगे इक्वेशन। लेकिन अपन इसके अबाउट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम इसके अबाउट लेंगे तो अपन का क्या होगा ना, आर ए का टॉर्क 0 हो जाएगा और सीधा सीधा हमको आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप टॉर्क यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट लीजिए या तो इस पॉइंट के अबाउट लीजिए। आप सी के अबाउट लेंगे तो फिर आपको आर ए का टॉर्क मिलेगा, आरबी का टॉर्क मिलेगा, और फिर आपको इक्वेशन मिलेगा आर ए और आरबी में। फिर दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको आर ए और आरबी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इससे अच्छा है कि हम टॉर्क अगर एक के अबाउट ले लें तो इतनी अच्छी बात है फिर हमारे लिए। अगर हम टॉर्क एक आउट ले ले तो हमारा आर ए 0 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, आरबी, सीधा सीधा आरबी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेते हैं इसका टॉर्क। तो क्या लिखोगे, इसका टॉर्क कैसा आएगा, कैसे घुमाएगा बच्चों इसको, क्लॉकवाइज। ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको टॉर्क लेना आना चाहिए ना। तो क्या लिखोगे आप 60। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव ले रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव दूंगा। आप डिफॉल्ट आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेते हैं अपन, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इसलिए अपन वही लेके चल रहा हूँ, है ना। तो -16 ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, ये 30 है, ये 10 है, तो ये कितना आएगा, ये 20 आएगा, तो 20। फिर इसका टॉर्क -40 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से बच्चों, ये 35 है और ये 10 है, तो 25 आएगा, 25 प्लस इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो कितना, आरबी इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 50 इक्वल टू 0। आप यहाँ से सीधा आरबी निकाल सकते हैं बच्चों। आरबी जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो आरबी आएगा आपका 44 न्यूटन, और एक बार आरबी आ गया तो आरए कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन। आप मानेंगे नहीं, आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है नीट पे, लेकिन उनने क्या किया था, उनने ये जो नाइफ सपोर्ट भी थे और रॉड का मास था, बाकी उनने तो ये 60 न्यूटन एक फोर्स भी नहीं लगाई थी, तो उनका आसान, उनका प्रॉब्लम तो और भी आसान था। वहां पे 60 का न्यूटन का क्या नहीं लिखना था, 60 का आपको टॉर्क लेना ही नहीं था, वहां पे टॉर्क सीधा 40 का था और उसका था। समझ लो बात को, मतलब आप इस पे एक दो फोर्स और लगा सकते हो। लो भाई, मैं चाहूँ तो यहाँ एक बंदर को बिठा दूं, लो ये बंदर को बिठा दिया, अब बंदर का मास नीचे लगने लग जाए तो उसका टॉर्क लिख लो भाई। आप यहाँ पे एक इंसान को खड़ा कर दो, आप यहाँ पे इंसान को खड़ा कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों। आपको सवाल, आपको समझ में आने, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बच्चों। हाँ, आरबी इक्वल टू 44 न्यूटन। टर्केश्वरी गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया। ठीक है, आ जाओ 7 पे।
प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ लो डिस्क्रिप्शन में जाके। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ही है, और इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी करा दूंगा इसको, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, पढ़ो। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall। मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ, देखो ये फ्लोर है, ये वॉल है, ये फ्रिक्शनलेस है बच्चों। यहाँ पे एक लैडर है ऐसे लीन करती हुई, ठीक है। इसकी लेंथ है 3 मीटर, और इसका मास भी दिया यूनिफॉर्म है ना, और इसका वेट हमें दिया है 20 kg, ठीक है। इट फिट्स रेस्ट ऑन द फ्लोर, और एक डिस्टेंस कितना दिया हमें 1 मीटर। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। बच्चों फ्लोर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लैडर पे, और फ्लोर कितना कर रहा है, अपन को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट इसके सेंटर, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करेगा, है ना। मतलब इसका वेट जो है उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट करेगा, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करेगा या एक्ट करेगा, ठीक है, बात एक ही है। और मास कितना है 20 kg, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 200 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस अगर कोई पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 3 मीटर। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे ए वॉल इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, मान चलो ये कर रहा है NW, और फ्लोर करेगा ऊपर NF। अच्छा बच्चों ये तो फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा बच्चों, है ना। यहाँ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, लेडर की टेंडेंसी क्या है स्लिप होने की बच्चों। आप इस पे चढ़ते हो तो आपने देखा होगा लेडर ऐसे घूम जाती है, मतलब आप मुंह के बल गिरते हो, आपके दांत भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि लेडर की टेंडेंसी ऐसे गिरने की, क्योंकि ये वाला टॉर्क जो है ना 200 न्यूटन, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना। तो इसकी टेंडेंसी, इस पॉइंट की टेंडेंसी कहाँ होगी, अगर ये लेडर की ऐसे गिरने की टेंडेंसी तो ये वाले पॉइंट की इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ आएगा बच्चों, फ्रिक्शन इस तरफ आएगा। तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। देखो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल नहीं निकालना है, रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी फोर्स लग रही, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट वो रिएक्शन फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। हाँ अगर हमसे नॉर्मल फोर्स पूछा जाता तो फिर हमको NF निकालना था, तो हमने माना यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बच्चों। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही थी वो सब लगा ली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम समेशन ऑफ fx, ये रोटेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। तो fx कितना आ जाएगा बच्चों, fx आ जाएगा NW, मतलब समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा, ये इस तरफ फोर्स लग रही है और ये x में इस तरफ फोर्स लग रही है, तो क्या आ जाएगा NW बराबर है, ये तो यार इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ fy अगर 0 लिखेंगे तो y एक्सिस में ऊपर फोर्स लग रही है, नीचे लग रही है, तो सीधा सीधा nf इक्वल टू क्या मिल जाएगा, nf इक्वल टू 200 मिल जाएगा। बच्चों देखो 3 अननोन थे, कौन कौन अननोन था, nf, f और nw। इक्वेशन 2 बने, अभी एक इक्वेशन और बनाया, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो आप इस लैडर पे किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख के उसको 0 कर देंगे, टॉर्क 0 होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। लेकिन आप कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, हम चूज करेंगे बच्चों हम बच्चों कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, हम पॉइंट ये वाला चूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसका और इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस एक्सिस से 0 हो जाएगा, तो इनका टॉर्क 0 हो जाएगा। फिर अपन को सिर्फ 2 का टॉर्क लिखना पड़ेगा, NW का और 200 का, समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना जरूरी है ना। तो ये ले लो A पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट का वो टॉर्क को 0 कर देंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट को टॉर्क आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का तो 0 हो गया, है ना। अब 200 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये 200 वाली फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ये होगा। और NW के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से ये होगा, ये मान लो y होगा और ये x होगा। तो हमें x निकालना है और y निकालना है। जब तक हम x और y नहीं निकालें जब तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये कैसा घुमाएगा बच्चों, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस में लेंगे इसका, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो -200 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, तो क्या लिखेंगे x प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है बच्चों। आपको टॉर्क लिखना आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं। मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, इसलिए आपको सीधा मतलब जितनी जरूरत है उतना बता देता हूँ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सीधा लिख दिया, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। और पूरा अच्छे से भी नहीं समझाता हूँ, क्योंकि अच्छे समझाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा बच्चों, ठीक है। और NW कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसके लिए इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका NY इक्वल टू 0।
अब अपन को अगर एक्स और वाई पता चल जाए तो एनडब्ल्यू पता चलेगा। अब एक्स और वाई के लिए अपन को थीटा निकालना पड़ेगा बच्चों। ये थीटा कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात करें तो कितना आएगा आपको बताओ। कॉस थीटा अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, तो क्या लिखेंगे 1/3। अगर इतना है तो बताओ साइन थीटा कितना आ जाएगा। साइन थीटा आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 2√2/3। तो कॉस थीटा साइन थीटा अपन यहां से निकाल लेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x क्या होगा, x यही तो है और ये कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू कॉस थीटा, यही तो x होगा बच्चों। तो x होगा 1.5 कॉस थीटा, समझ रहे हो बात को। और y क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों ये 3 है, ये पूरा 3 है, तो ये कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये 3 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये y कितना होगा, y होगा बच्चों आपका 3 sin थीटा। कितना होगा 3 sin थीटा। और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू है, आप यहाँ पे पुट करो। उन्होंने इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी 2√2, इसकी वैल्यू उन्होंने दिया था कि 0.94 होती है। आपको टेंशन नहीं लेना, उसकी वैल्यू आपको दी, बहुत आसान कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, ठीक है। तो इससे जब आप यहाँ से NW निकालोगे ना बच्चों, तो NW आपका जो आएगा वो 35 न्यूटन आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, 35 न्यूटन आएगा। तो NW, तो वॉल के द्वारा रिएक्शन एक्सर्ट होने वाला लैडर पे कितना आ गया बच्चों, ये NW जो कि 35 न्यूटन है। और फ्लोर के द्वारा आपको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इन दोनों को, तो LF का स्क्वायर प्लस स्मॉल f का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट इतना आएगा। तो ये हो जाएगा फ्लोर के द्वारा रिएक्शन लगाया गया है ना, और एक इसके द्वारा हो जाएगा बच्चों, वॉल के द्वारा लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक ही फोर्स, इसलिए अपन ने सीधा वही लिख दिया। यहाँ पे 2 फोर्स थी, तो देखो जो रिएक्शन फोर्स होती है ना बच्चों, वो नॉर्मल और फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट होती है। और नॉर्मल और फ्रिक्शन हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हमेशा रिएक्शन फोर्स ऐसे निकाली जाएगी, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम के आने के चांस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है बच्चों। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे आ जाओ। 9 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रॉब्लम है। क्या है, एक बच्चा है जो कि कहां पे भाई, स्टैंडिंग विद फोल्डेड हैंड एट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म रोटेटिंग एंगुलर सेंट्रल एक्सिस। ये भैया प्लेटफॉर्म है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है कहीं पे, यही मान लो, ठीक है। और पहले अपने हाथ को फोल्ड करके ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करता है भाई, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी वो K है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही, रोटेशनल की बात हो रही है, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों हो सकती है, और रोलिंग में तो दोनों का सम होती है, ठीक है। चलो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज K। अब क्या करता है बच्चे अपने हाथ को ऐसे खोल लेता है। अब बच्चा जब अपने हाथ को ऐसे खोल लेगा ना बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस एक्सिस को बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने ये बताया था कि अगर आपका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर है, आप मास को जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि दूर लेके जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी बढ़ते जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ते जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, तो उसका स्क्वायर भी बढ़ते जाएगा, और वो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में यूज करते हैं बच्चों। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मासेस का बढ़ते जाएगा एक्सिस से, कब बढ़ेगा, जब अपन उस एक्सिस से मास को क्या लेके जाएंगे दूर। तो जब इसने अपने हाथ को खोल देगा ना बच्चों, अपने हाथों को, तो आपको पता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, जहां ये मेरी चोटी है ना, इससे पास होने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। जब आपने हाथ को ऐसे खोला, 2 मिनट रुकना बच्चों, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो, क्लास ले रहा हूं 15 मिनट। चलो, कॉल आ गया था, सॉरी बच्चों, है ना। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, जब वो अपने हाथ को ऐसे खोल लेगा, अगर वो हाथ को खोल लेगा तो हमारा जो मास है, वो जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाएगा। इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिस्टम का बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा वो उन्होंने दे दिया, उन्होंने बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डबल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोलता है आप काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई,
सॉरी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बच्चों, इस एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, कोई भी आपने फोर्स एक्सर्ट नहीं की जिसके कारण एक्सटर्नल टॉर्क पैदा नहीं हुआ। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं आया, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एल कंजर्व मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एल स्क्वायर अपॉन 2i होती है कि नहीं होती है बच्चों। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर अपॉन 2m, ये हम जानते हैं। यहाँ पे p लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा और मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ट्रांसलेशन में जो रोल m प्ले करता है, रोटेशन में वो कौन करता है, i करता है। आपको ये पता है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना। तो यहाँ पे l कांस्टेंट, अगर l कांस्टेंट है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू i आएगी। मतलब i अगर i से बढ़ के 2i हो जाएगा, i अगर i से बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 2i अगर हो जाएगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी बच्चों। तो k/2 हो जाएगी, क्योंकि l क्या है, कंजर्व है। l क्या है बच्चों, कंजर्व है। और l कंजर्व होने वाले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, अभी देखते हैं अपन इसमें। मैंने इसमें भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसमें l हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है बच्चों। चलो आगे आते हैं। 10 कर जल्दी से पढ़ लीजिए बच्चों, 10 क्या कहता है। 10 एक रिंग है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है ना, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब जितने भी प्रॉब्लम है वो सब अच्छे ही हैं बच्चों, जब भी तो करवा रहा हूँ, और सबसे ज्यादा चांस इन्हीं का है एग्जाम में आने के। स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 9 रिंग नहीं, अच्छा वो 10 है, सॉरी। 9 क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, it reaches up to a height of 3v square upon 4g with respect to the initial position the object क्या है, ऑप्शन थे रिंग बोलो या हॉलो सिलेंडर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि रिंग और हॉलो सिलेंडर का अबाउट द सिमेट्रिक एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है ना। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पता लगाएंगे कि ये बॉडी कौन सी है बच्चों। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, कर्व सरफेस है ऐसा कुछ, यहाँ पे एक बॉडी है, हमें पता नहीं कौन सी बॉडी है, रोल कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, और इसका ओमेगा, रोल करने का मतलब क्या है, ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रही है बच्चों, है ना। और कितनी हाइट तक जाती है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है, ये लिखा हुआ है कितनी हाइट तक चली जाती है ऊपर, मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v स्क्वायर अपॉन 4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, हम या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल, देखो ये कब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल तो जीरो हो गई, इनिशियल कितनी थी तो वो पूरा लॉस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। ये लिख के मत छोड़ देना है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी रोल कर रही है, बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रही है, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, बॉडी इज रोलिंग। इफ बॉडी इज रोलिंग देन द total kinetic energy of the body is given by this formula, half mv square 1 plus k square। इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। ट्रांसलेशनल कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल कितनी होती है 1/2 mv स्क्वायर, और ओमेगा को फिर v अपॉन r लिख सकते हैं क्योंकि विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, वो सब अपन जानते हैं। तो वहां से फॉर्मूला आता है, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब 1/2 अगर मिल रही है तो ये आपका दो चीजें हो सकती है, या तो सॉलिड सिलेंडर हो सकता था या तो डिस्क हो सकती थी। जो भी ऑप्शन में होगा आप लगा देना, वही आपका आंसर, या तो सॉलिड सिलेंडर या तो डिस्क, क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के लिए ही 1/2 होता है। रिंग के लिए कितना होता है, रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए क्या कितना होता है, अबाउट देयर सिमेट्रिकल एक्सिस। बार-बार बोल रहा हूं, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जो भी बॉडी रोल करती है वो अपनी सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ही करती है, इसलिए उनकी वैल्यू फिक्स होती है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। रिंग के लिए 1 होती है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू, है ना। रिंग बोलो चाहे हॉलो सिलेंडर बोलो बात एक ही है, डिस्क बोलो चाहे सॉलिड सिलेंडर बोलो बात एक ही है। हॉलो स्फीयर की 2/3 होती है और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है। ये सब आगे चल के रोलिंग मोशन में जब इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ेंगे तो बहुत यूज होगा इन सब का, तो वहां देखेंगे ये अपन। समझ में आ गया प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करना था, mm कट जाएगा, v दिया हुआ है अपन को, कितना दिया v दिया है, और यहाँ पे 3v स्क्वायर अपॉन 2g लिखोगे तो v कट जाएंगे, g कट जाएंगे, सब कुछ कट जाएगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम को कर लेना, अच्छा प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट 10 पे आ जाओ जल्दी से।
10 क्या कहता है, अ रिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg इज रोलिंग, ये भी बॉडी रोल कर रही है, इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सच दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड इतना, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट, कितना वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। अगर कोई बॉडी है जिसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये रिंग है, ठीक है, ये रोल कर रही है ना, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा दिया नहीं, लेकिन रोलिंग दिया तो हमें पता है, और ओमेगा नहीं दिया है, हमें रेडियस दिया और वी दिया, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। जब कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पे रोलिंग मोशन कर रही विदाउट स्लिपिंग, तो एक कंडीशन होती है वी इक्वल टू ओमेगा आर। वी इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला नहीं होता है, वो तो सर्कुलर में होता है, हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पे वी इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन होती है विदाउट स्लिपिंग वाली, ठीक है, आप जानते हैं। चलो भाई, तो इसमें अपन को इसको रोकना है, तो रोकने के लिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो हो गई, इनिशियल कितनी आएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे वर्क नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसलिए मतलब वर्क नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपन इसको रोक रहे हैं ना, इसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। तो फाइनल जीरो, नेगेटिव नेगेटिव छोड़ो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रिंग है, रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा mv स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, मास कितना है, मास है 100 और v कितना है 0.2 का स्क्वायर, आंसर आएगा 4 जूल। आंसर कितना आएगा 4 जूल। तो 4 जूल हमको वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आपसे बनने चाहिए। ए पढ़ लेना, रोल कर रही है कि स्लाइड कर रही है, अगर स्लाइड कर रही होती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे रोल कर रही है इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4 जूल, ठीक है शांति, प्रिया गुड, 4 जूल, 4 जूल से राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, याद रखिए 11 ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर ये आएगा तो पेपर एवरेज नहीं कहलाएगा, पेपर टफ कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, पेपर स्टैंडर्ड कहलाएगा अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो एग्जाम में, जो कि अपन 11 पढ़ो, 11 सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, पर बनातेदार, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हुप क्या होता है, रिंग, पहले ये ध्यान रखिए, हुप क्या है, रिंग है ना। A hoop of radius small r and mass small m rotating with an angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface. Rough horizontal surface को friction इस पे एक्ट करे, और कब तक करेगा, जब तक कि इसका रोलिंग मोशन कराना स्टार्ट नहीं कर देता, रोलिंग मोशन कराना स्टार्ट नहीं कर देता विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। चलो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ लूप, मतलब पहले से रोटेट कर रही थी, ट्रांसलेट नहीं कर रही थी बॉडी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द हुप व्हेन इट सीजेस टू स्लिप। इस सीजेस टू स्लिप का मतलब ये है कि स्लिप करना बंद कर दे, मतलब क्या करने लग जाए, प्योर रोलिंग करने लग जाए। प्योर रोलिंग करने लग जाए तो उस समय उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी, v इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग की बात हो रही है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से करेंगे, एग्जाम में आने के बहुत चांस है। देखो बच्चों, एक रिंग है, इसके पास पहले ओमेगा था सिर्फ, और इसका v जीरो था, फिर कुछ देर बाद क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा ना, फ्रिक्शन ओमेगा को कम करेगा, v को बढ़ाएगा। और कब तक ऐसा करेगा फ्रिक्शन, जब तक कि v बराबर ओमेगा आर नहीं हो जाता। फ्रिक्शन क्या चाहता है पता है आपको, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा तो फ्रिक्शन उल्लू बन जाएगा। उल्लू कैसे बन जाएगा, फ्रिक्शन हो गया, बॉडी रुकी हुई है, लेकिन बॉडी रुकी हुई थोड़ी ना है, बॉडी तो चल रही थी, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन को ऐसा लगेगा कि बॉडी रुक गई है, फ्रिक्शन को उल्लू बना रहे हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो ठीक हो जाओ। अब मान लो जब एक प्योर रोलिंग स्टार्ट करती हूँ, स्पीड ओमेगा डैश हो गई या v हो गई इसकी स्पीड, यहाँ तो जीरो है ना, v हो गई इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो गया, पहले ओमेगा नॉट था। और यहाँ पे जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख सकते हो बच्चों। अब कैसे करेंगे अपन, हमसे पूछा जा रहा है कि ये v क्या होगा जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा उस समय पे v क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है बच्चों। क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये याद रखना है ना। यहाँ पे ग्राउंड पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसके अबाउट इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बताओ क्यों रहेगा, पहले ये बताओ। क्योंकि देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सभी फोर्सेस का जीरो आएगा। पहले तो बताओ इसमें फोर्स कौन एक्ट करेगी, सिर्फ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इसी पॉइंट पर एक्ट करेगी। अगर फ्रिक्शन इसी पॉइंट पर एक्ट करेगी तो अगर इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क लिखेंगे तो वो जीरो आएगा, फ्रिक्शन ही तो फोर्स एक्ट करेगी, मतलब टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इस पॉइंट
पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये कांसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर चुका है, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब जब हमें जो कंडीशन दी गई है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए आपको रिजिड बॉडी का। एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का कैसे लिखते हैं, पहले उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई ओमेगा लिखते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं, उस बॉडी को पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर एमबीआर लिखते हैं उस पॉइंट का। और एक तरीका होता है। तो यहाँ पे बॉडी सिर्फ घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। और किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। और इसका एमबीआर वाला इसमें टर्म्स नहीं आएगा क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है। अगर ये बॉडी चल नहीं रही है तो एमवीआर वाला एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, सिर्फ आई ओमेगा वाला आएगा। तो ये लिखिए। अब आई कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट लिखना है ना, तो आई अबाउट ओ इनटू ओमेगा नॉट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इनिशियल मोमेंटम इसका, क्योंकि बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए अपन आई ओमेगा लिखेंगे। यहाँ पे रोटेट भी कर रही है, चल भी रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है वो भी समझा रहा हूँ। फिर लिखेंगे अपन आई अबाउट ओ इनटू, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ओमेगा, तो आई ओमेगा कहाँ आएगा बच्चों, ये अंदर आएगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसके बाद अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो पहले तो आई ओमेगा लिख लिया, उसके सेंट्रोइडल एक्सिस को आई ओमेगा लिख लिया। फिर जिस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम लिखना है, हम क्या करते हैं, बॉडी को ना एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके पूरे मास को उसके सेंटर पे रख देते हैं, मतलब वो पे रख देंगे, वो पे रख दिया, ऐसा करते हैं। और ये कितने से मूव कर रहा है, v से मूव कर रहा है, और हमारा ए पॉइंट कहाँ है, ए। अब उसको एक पार्टिकल समझ के इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो। तो किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, mv into r परपेंडिकुलर। कितना आता है बच्चों, mv into r परपेंडिकुलर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, mv into r परपेंडिकुलर। तो m, अच्छा ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये भी अंदर आएगा, इसलिए हम प्लस करेंगे। अगर ये ऐसा होता, v इस तरफ होता तो फिर माइनस में आता। ठीक है, तो साइन का भी ध्यान देंगे। लेकिन इसमें देखो एमबीआर मतलब कैसे करते हैं, पी आर क्रॉस पी होता है, तो आर ऊपर है, पी इस तरफ, तो आर क्रॉस पी करूं अंदर आएगा, और आई ओमेगा भी अंदर आ रहा है, दोनों अंदर अंदर आ रहा है, इसलिए भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और पहले भी अंदर था इसलिए इसको भी पॉजिटिव था। यहाँ पे हमने अंदर वाले एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव लिया हुआ, इसलिए सब पॉजिटिव 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 लिखा, तो सभी एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है। और कोई एंगुलर मोमेंटम मान लो ये पहले ऐसे ही घूम रहा होता, फिर उस तरफ फ्रिक्शन, वो मतलब बहुत सारे टाइप के सवाल बना सकते हैं, लेकिन ये सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस के बराबर mdr। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, m r स्क्वायर, स्मॉल m है ना, स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिंग का अबाउट o इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो वहां से, क्योंकि हमको v चाहिए है ना, तो ओमेगा को हटाना पड़ेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो वहां से, v अपॉन r लिख सकते हैं ना बच्चों। और ये m v स्मॉल r, समझ रहे बात को, ठीक है, इसको भी स्मॉल आर आर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2mvr, और ये कितना आ जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा नॉट, mm कट जाएगा बच्चों, एक आर भी कट जाएगा, तो v कितना आ जाएगा r ओमेगा नॉट अपॉन 2 बच्चों, ये है। तो ये है उसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड जब बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी, प्योर रोलिंग। तो बॉडी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी तो भी आएगा r ओमेगा नॉट बाय 2। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं बच्चों। पहले इसकी v भी दे सकता है, लेकिन उस समय पे v बराबर ओमेगा r नहीं होगा, इसलिए प्योर रोलिंग नहीं होती। कुछ समय बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो सकती है। प्योर रोलिंग स्टार्ट क्या, प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, फ्रिक्शन जब तक एक्ट करते रहेगा जब तक कि वो उसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं कर देता। और प्योर रोलिंग स्टार्ट, आप हमसे ही पूछ सकते हैं कि जब उसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। मैं तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था आपको कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होने में टाइम कितना लगेगा, क्या पूछ सकता था बच्चों, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने में टाइम कितना लगेगा। तो ये आपका होमवर्क आप कर सकते हैं, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने में यहाँ टाइम कितना लगेगा, कितने देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कितना डिस्प्लेस करने बाद, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो अपन ने प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, अभी ये कैलकुलेट कर लिया सेंटर ऑफ मास की। चलिए अब आ जाइए 12, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही सवाल है बच्चों। रिजिड बॉडी का आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आया कैसे लिखते हैं। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर चल भी रही है, घूम भी रही है, तो कैसे लिखेंगे, पहले I इंटू ओमेगा उसके सेंट्रोइडल एक्सिस की ओर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उस बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और उसके सेंटर मास पे पूरा मास रख देंगे, एक पॉइंट पार्टिकल बना देंगे उसको, और फिर क्या करेंगे mb इंटू आर परपेंडिकुलर लिखेंगे। याद रखिए I ओमेगा और mb आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, जो भी आपने अज्यूम किया उसको पॉजिटिव, जो भी आपने नेगेटिव
अज्यूम किया उसको नेगेटिव करके जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? इतना आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अच्छा ये लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। बाकी की जो प्रॉब्लम है कल अपन कर लेंगे। आज अपन ने थोड़े टफ टफ प्रॉब्लम की इसलिए टाइम ज्यादा लगे, कल अपन को ज्यादा टाइम लगे। अपन टोटल 24 सवाल करेंगे, ठीक है? तो आज 12 कल 12, ठीक है? तो 12 और 12 24 हो जाएंगे, ठीक है? चलो 12 करते हैं। क्या है भाई? A circular disk of mass m and radius r is rotating with an angular velocity omega about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk। मतलब ये सर्कुलर डिस्क है भैया, ठीक है? ये इस एक्सिस का घूम रही थी ओमेगा से, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब मजा नहीं आया, घूम रही थी, कुछ करने लग गए अपन। क्या किया अपन? अपन क्या किए? टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द डिस्क। मतलब अपन ने क्या किया बच्चों? हमने एक पार्टिकल यहां मास m, एक पार्टिकल यहां मास m, अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट हमने दो पार्टिकल को प्यार से रख दिया। प्यार से रखने का मतलब यह है कि जब हमने उनको रखा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं आई, ठीक है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसे रख दिया। अब मान लो ये ओमेगा डैश से घूमने लगा तो हमसे पूछा जा रहा है ओमेगा डैश कितना होगा, अभी कितनी स्पीड से घूमेगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों जब देखो आपने जब यहाँ पे इसको रखा तो कोई भी टॉर्क इस एक्सिस को पैदा नहीं हुआ। अगर कोई भी टॉर्क इस एक्सिस को पैदा नहीं हुआ, अगर कोई भी टॉर्क नहीं पैदा हो उस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क भी पैदा नहीं हुआ। और अगर टॉर्क पैदा नहीं हुआ बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? इस एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। वो तो आप सबने सुना होगा ना, एक लड़की को डांस करना रहता है तो ओमेगा बढ़ाना रहता है, तो वहां पे अपन ये जानते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, देखो बॉडी जब सिर्फ रोटेट कर रही हो ना तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा। तो हम क्या लिख सकते हो वहां पे? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बच्चों। और अगर लड़की अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेगी तो उसका I2 क्या हो जाएगा? I2 कम हो जाएगा। अगर फोल्ड कर लेगी डांस करते करते तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस जिसका वो घूम रही थी, अगर वो ऐसे फोल्ड कर लेगी तो आपका मास क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस के पास आ गया, मास कम आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा, इसलिए उसका ओमेगा बढ़ जाता है बच्चों। तो अगर आपको कोई लड़की को डांस करना है, बहुत ज्यादा ओमेगा से करना है, तो उसको अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर वो अपने हाथों को दूर दूर रखेगी तो ज्यादा ओमेगा से नहीं घूम पाएगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो ओमेगा कम रहना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे बात को? ठीक है। अब बॉडी देखो, इसके पहले हमने एंगुलर मोमेंटम रोलिंग बॉडी का लिखा था, जो मतलब उस बॉडी का लिखा था जो रोल कर रही थी, वहां पे आई ओमेगा एमबीआर दोनों आए थे, यहाँ पे सिर्फ आई ओमेगा आएगा। मेरी बातों को ध्यान से समझते जाओ। तो इनिशियली बॉडी सिर्फ वहां पे भी क्या कर रही थी? सिर्फ रोटेट कर रही थी, इसलिए वहां पे सिर्फ इनिशियली आई ओमेगा आया था, लेकिन बाद में चलने भी लगी थी और घूमने भी लगी थी यहाँ पे, इसलिए वहां पे दोनों हमारे एंगुलर मोमेंटम आए थे। आई ओमेगा भी आया था और एमबीआर भी आया था, और मैंने आपको समझाया कैसे आपको लिखना आई ओमेगा और एमबीआर। यहाँ पे सिर्फ आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम आएगा दोनों बॉडी का, क्योंकि बॉडी यहाँ पे घूम रही है। इनिशियल में भी आई ओमेगा आएगा, फाइनली भी आई ओमेगा आएगा, क्योंकि बॉडी इनिशियली भी घूम रही है, फाइनली भी घूम रही है। यहाँ पे ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा, इसलिए एमबीआर वाला कोई भी टर्म नहीं आएगा बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? आई अबाउट ओ, ये ओ है, मतलब ये ओ पॉइंट ले लो, तो आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा इक्वल टू आई डैश अबाउट ओ ओमेगा डैश, ठीक है? वही I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 1। बच्चों अब सुनो कितना आएगा? क्या है? रिंग है, डिस्क है, क्या है? डिस्क है ना, तो क्या लिखोगे? mr²/2 इंटू ओमेगा इक्वल। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों? तो डिस्क तो घूम ही रही है, तो क्या लिखोगे? mr²/2 प्लस ये दोनों मास पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल का पॉइंट मास पार्टिकल है, तो कैसे लिखेंगे इसका? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस एक्सिस का ऊपर अपन लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से उस मास तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे मास में, तो क्या लिखेंगे? m इनटू ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? यहाँ से कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे कितना ही आया तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इनटू ओमेगा डैश। तो यहाँ से आप ओमेगा डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आप क्या कर लेंगे बच्चों? ओमेगा डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पे कुछ और सवाल सुन लो जो अपन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या है? देखो एक लड़का है, वो झूले पे झूल रहा था। अब वो अगर खड़ा हो गया झूले पे तो बताओ टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें भी वही लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को यहाँ पे अपन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं पैदा होगा, ठीक है? हिंजेस फोर्सेस यहीं पे आएंगे, हिंजेस फोर्सेस यहीं पे आएंगे तो उनका टॉर्क 0 रहेगा, ठीक है? तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा। बच्चों जब ये खड़ा हो जाएगा तो जब एक बच्चा खड़ा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हमारा जो एक्सेस है इसके पास मास ज्यादा हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा, मास किससे दूर हो जाएगा? इसके पास चला जाएगा। अगर एक्सेस के पास चला जाएगा, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, अगर हमारा मास एक्सल रोटेशन के पास चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा।
बात समझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और ओमेगा बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बच्चा एक झूले पे झूल रहा हो और वो अगर खड़ा हो जाए तो उसका टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सवाल भी हमसे पूछ सकता है, टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन कम हो जाता है आपसे, ऑक्सीलेशन में आपने ऐसे प्रॉब्लम को किया होगा बच्चों। हाँ JEE 2013 में आया था वो वाला प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। चलो वेरी गुड। और भी क्या पूछ सकता है, अगर मान चलो अर्थ अचानक से श्रिंक हो जाए और उसका मास चेंज ना हो, अचानक से अर्थ श्रिंक हो जाए और उसका मास चेंज ना हो, तो हमसे पूछ सकता है ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाएगी। तो उसको अपन समझते हैं, तो मास चेंज नहीं हुआ, श्रिंक हो गया मतलब रेडियस कम हो गई, रेडियस कम हो गया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अर्थ का कम हो जाएगा अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट वो घूम रही है, अबाउट दैट एक्सिस थ्रू विच इट इज रोटेटिंग, उस एक्सिस के अबाउट उसका आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब श्रिंक हो जाएगी अर्थ। अगर आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाएगी, अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो अर्थ फास्ट घूमने लग जाएगी, अगर अर्थ फास्ट घूमने लग जाएगी तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे कम हो जाएगा अगर अर्थ अचानक से श्रिंक हो जाए। एक प्रॉब्लम और बता रहा हूं, अगर जो पोलर आइस है अगर वो मेल्ट होने लग जाए, अगर पोलर आइस मेल्ट होने लग जाए, हमसे एक बार पूछा गया अगर पोलर आइस मेल्ट होने लग जाए तो बताओ ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। सोचो, जो पोलर आइस है अगर वो मेल्ट होने लग जाए तो ड्यूरेशन ऑफ द डे जो अभी 24 आवर का होता है, तो अर्थ के ड्यूरेशन ऑफ द डे बढ़ने लग जाएगा कि कम होने लग जाएगा, ये बताओ आप। अगर पोलर आइस मेल्ट होने लग जाए तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, समझते हैं। देखो ये हमारी प्यारी सी अर्थ, ये अपनी मान लो इस एक्सिस के ओर घूम रही है, हम इसको सॉलिड स्फीयर मतलब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं अर्थ को, है ना। ये पोलर आइस है बच्चों, ये मेल्ट होने लग जाए, अगर ये मेल्ट होने लग जाए तो ये बहने लगेगी, यहाँ आने लग जाएगी बच्चों, ऐसे होने लग जाएगी। अगर मेल्ट होने लग जाए तो ये बह के यहाँ आ जाएगी, वैसे बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर चला जाएगा कि पास आ जाएगा, अगर मेल्ट होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर चला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कहाँ चला जाएगा बच्चों, दूर चला जाएगा। एक्सिस रोटेशन से मास दूर चला जाएगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा मतलब ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे बढ़ जाएगी। अगर पोलर आइस मेल्ट होने लग जाए ना तो ड्यूरेशन ऑफ द डे बढ़ जाएगी बच्चों। एक सवाल ये भी था जो कि 23 या 24 था, लेकिन वो आज अपन ने कर लिया। तो आज अपन ने 13 सवाल कर लिए बच्चों, अब बचे हुए 10 से 12 सवाल है वो अपन कल करेंगे बच्चों। और जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया वो इतने प्यार से कराया, इतने आराम से कराया कि आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो इससे। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, है ना, बॉडी जब ट्रांसलेट कर रही है तो एमबीआर होता है, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो आई ओमेगा होता है, रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही है तो आई ओमेगा एमबीआर दोनों होता है। कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको लिखना सिखाया। एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए।